मुझे बता दीजिए कि क्या स्टेटस है और क्या सूरत हाल है, और बाकी सब कुछ कैसा चल रहा है। मैम स्केचेस रह गए मेरे। मैम कितने स्केचेस बाकी पे काम हो रहा है। स्केचेस रह गया, डिस्क्रिप्शंस लिख ली हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आपने लिख ली ऑलरेडी। ठीक। तो कितने कितने स्लाइड्स बना रही हैं आप। मैम आपने कहा था 20 होने चाहिए, तो 20। मेरे 23 बने हैं, 23 फ्रेम्स। ऑल राइट। हाँ, बस मैंने आपसे ये कहा था कि कम से कम 20 को टारगेट रख के करें, ताकि मैं जी ये मैम। चाह मैम रही थी मैम कि अगर 20 मैम से अगर 20 से कम हो जाए तो कोई इशू तो नहीं है ना उसमें? मीन अ, 17 18। मुनीब, मैंने सजेस्ट ये किया था कि 20 बनाएं। जी इसका मतलब जी ये नहीं है कि आपके स्ट्रक्चर में कोई 20 स्टेप्स होने चाहिए। काफी सारे जी लोगों ने के जो स्ट्रक्चर्स बना रहे थे लोग, उन्होंने 12 स्टेप्स लिखे हुए थे। मैंने उनसे कहा था कि फ्रेम्स जो है वो कम से कम 20 सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि कुछ ठीक सीन्स है। में आप इंसर्शंस डाल सकते हैं ना। जी मिसाल के तौर जी पे मैम। अगर कोई लॉन्ग शॉट डाल रहे हैं तो लॉन्ग शॉट के साथ क्लोजअप डाल दिया। जी तो ठीक है। ये मकसद था। ठीक है। मैम अगर एक बात सीन मैं पूछना चाहूंगा। ये बताइए। जी मैम, वो मैंने आपसे पूछ लिया था पहले ही कि अगर हम वो जो स्टोरी दी थी उसको एनहांस करके उस तरह अपने शॉर्ट्स नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करें, तो मैंने जो पहले आपको स्टोरी सबमिट की थी ना उसके अंदर से थोड़े चेंजेस सीन्स और थोड़े से और डाल के ना एक्शंस, तो अपना जो ग्राफ स्ट्रक्चर्स का उसको ऊपर ले गया हूँ। पहले वो कम बन रहे थे, अब वो हाँ, 19 तक चला गया। ठीक है। जी। 19 चला गया है तो 19 के साथ तो 20th को जो है ना वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात हम इंसर्शन डाल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कैरेक्टर अपनी गुफ्तगू के दौरान अपने हाथ हिला रहा है, या कुछ लोगों को पाँव हिलाने की जरूरत होती है, आदत होती है, तो वो आप कोई ना कोई उसमें इंसर्शन डाल सकते हैं, क्लोजअप किसी और चीज का ना। या बाजूकात आप जिस कमरे में कोई बैठा होता है उसके कमरे की दीवार पे ही लगी हुई तस्वीरें या कमरे में जो चीजें डिस्प्ले हुई भी होती हैं वो दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वो आप उसको एनवायरनमेंट को कैप्चर कर लेते हैं ना, एनवायरनमेंट में मौजूद चीजें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 20 फ्रेम्स सजेस्ट किए थे। तो आप फ्रेम 20 पे अगर और कुछ नहीं सोच रहा तो कम से कम आप टाइटल तो डाल ही सकते हैं ना, प्रोडक्शन टाइटल। ये मैम ठीक है। मैम मेरी शूटेड मूवी थी, तो मैंने तो उसके स्क्रीनशॉट्स लगा के और वो स्टोरी बोर्ड जो कंप्लीट कर लिए। आपने मुझे बताया था कि आपने मिड में जो स्टोरी थी उसको आपने शूट कर लिया था, आप ये कह रही हैं। जी जी बिल्कुल मैम। अच्छा, वो स्क्रिप्ट आपने खुद लिखा था। यस मैम। ओके। हाँ, ये आपने एक दफा पहले जिक्र किया था, तो अपना वो वीडियो मुझसे शेयर ही कर लें। इस वक्त है आपके पास। शायद मैम हो, लेकिन इस लैपटॉप में नहीं है, तो वो फिर मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी। हाँ, अगर आप शेयर कर लेंगी तो अच्छा है, ताकि फिर ये पता चल जाए कि आपकी डेवलपमेंट क्या हो रही है। कुछ लोगों ने अपनी स्टोरीज वगैरह मुझसे डिस्कस नहीं की थी। तो जनरली ये है कि आज का मेरा प्लान यही है कि मैं आपकी मोर और लेस पूरी क्लास की अटेंडेंस लगा दूंगी। बट आई डू थिंक मैम कि आप में से जिन लोगों ने अपनी स्टोरीज अगर नहीं डिस्कस की में किसी ने, या कोई बात करना चाह रहा है, तो वो मुझसे आप बात कर लें। और जिन लोगों ने स्केचिंग स्टार्ट की भी है, आई वुड सजेस्ट कि वो कुछ स्केचेस वगैरह अपने शेयर जरूर कर लें। अच्छा मैम मेरा मैम, क्वेश्चन ये है, जो जैसे जैसे निम्रा ने अपने मतलब असाइनमेंट के 20 शॉट्स हैं, उसने 20 फ्रेम उसने बनाए हैं, जबकि उसके सीन्स हैं वो कम है, तो वो सीन्स कितने होने चाहिए? नहीं, वो आपको निम्रा सेम? के, मेरा ख्याल है निम्रा के 20 सीन्स थे। 20 उसने वो बनाए हुए थे। मसला नंबर ऑफ वो तो सीन्स का नहीं है। मैंने आपको ये बताया था, मिसाल के तौर पे आपकी आप में से किसी ने एक स्टोरी सुनाई थी। सॉरी, मुझे इतनी सारी स्टोरीज हैं कि आई कांट टेल एग्जैक्टली कि किसकी स्टोरी थी। लेकिन आप में से किसी ने एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें वो एक लड़की और लड़का शॉपिंग सेंटर में होते हैं, और फिर वो शॉपिंग सेंटर से कार चेजिंग सीन था, और फिर वापस आने का नाजिम सीन था। यस नाजिम की मैम, थी। मेरी थी। नाजिम की है। तो वो नाजिम की। उस पे सीन्स तो बहुत ज्यादा नहीं थे ना, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब आप सीन्स पे इंटर कटिंग कर रहे होते हैं, मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटर कटिंग। तो जब आप कार चेजिंग के दौरान भी आप इंटर कट कर सकते हैं ना वापस शॉपिंग प्लाजा के अंदर।
तो उसमें ये होगा कि वही उसी से मिलता जुलता, जहाँ पे जब वो कार चेजिंग हो रही है उसी दौरान में वो लड़की शॉपिंग प्लाजा पे एक शॉप में खड़ी हुई है, या किसी दुकानदार से वो किसी चीज की कीमत पूछ रही है, या फिर वो शॉप से बाहर निकल रही है। तो वो कार चेजिंग में जब आप सीन्स में इंटरकटिंग करेंगे, और मैंने कहा था कि इंटरकटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप एक दफा में कोई भी सीन जो है वो 1 मिनट से छोटा रखें। ठीक है, तो वो जब मैंने आपसे कहा था कि 1 मिनट से जब छोटा रख रहे होते हैं तो आप दो पैरेलल सिचुएशन या साइमल्टेनियस सिचुएशन में इंटरकट कर सकते हैं। आपसे मैंने ये बात की थी ना लास्ट टाइम कि आप इंटरकटिंग के बारे में यस मैम। सोचें, और आपसे ये कहा था, आपको मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब भी किया था कि पैरेलल कटिंग और साइमल्टेनियस क्या चीज होती है। तो जो कार चेजिंग वाला सीक्वेंस था पर्टिकुलरली, उसमें साइमल्टेनियस सेक्शन को बड़ी आसानी से बिल्डअप किया जा सकता था कि जो शॉपिंग प्लाजा में कैरेक्टर रह गया है वो क्या कर रहा है, और जो दूसरा कैरेक्टर उसका साथी चला गया कार चेजिंग में, तो वो दूसरा कैरेक्टर क्या कर रहा है। तो मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि ऐसी सूरत में आप दो मुख्तलिफ सीन्स के अंदर या दो मुख्तलिफ सिचुएशंस के बीच में मुसलसल इंटरकट करेंगे। अब आप कार चेजिंग दिखा रहे हैं, अब आप शॉपिंग सेंटर दिखा रहे हैं, फिर जैसे ही आप कार चेजिंग का सीन देखते हैं तो आपकी एक्साइटमेंट जो है वो बिल्डअप होती है। ठीक है, और जब आप कार चेजिंग से वापस आते हैं प्लाजा की तरफ, तो वो तो एक नॉर्मल सी सिचुएशन है। तो नॉर्मल सिचुएशन जो है उसमें आपकी जो है वो जो एक्साइटमेंट बिल्डअप होने के बजाय एक नॉर्मल से उसमें आ जाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की चीजों में इंटरकटिंग कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से बार बार कॉन्ट्रास्ट आपके लिए बड़ा यूजफुल होता है। तो इस वजह से आपको मैंने ये कहा था कि आप मुख्तलिफ सिचुएशंस के बीच में इंटरकट करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर किसी का एक सीन है जिसमें आप दिखा रहे हैं किसी को, क्या कहते हैं कि एक आदमी बीच पे बैठा हुआ है, ठीक है, या अगर आप कराची से फेमिलियर हैं तो आपको पता है कि सैंड्स पॉइंट और इस किस्म की जगहों पे जो फ्लैट्स या घर बने हुए हैं वो बिल्कुल बीच के किनारे पे बने हुए हैं। तो उसमें होता ये है कि जब आपका कैरेक्टर अगर बेंच पे बैठा हुआ देख रहा है घर की खिड़की की तरफ, तो एट द सेम टाइम खिड़की के ऊपर से या पानी की सतह से रिफ्लेक्ट होती हुई जो लाइट है वो खिड़की के ऊपर से गुजर जाती है। तो वो फिर आप सिर्फ लाइट के शॉट पे, जो खिड़की से शीशे से या ग्लास से टकरा के लाइट गुजर रही होती है, तो आप उसको इंटरकट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप, मतलब ये है कि अगर आपका एक कैरेक्टर इंतजार कर रहा है और दूसरा शीशे के पीछे या दरवाजे के पीछे खड़ा है या खिड़की के पीछे खड़ा है, तो आप उनके बीच में इंटरकटिंग कर सकते हैं। इंटरकटिंग की वजह से भी आपके सीन्स जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने मैम आप एक चीज पूछ रहा बताइए। मैम, फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्टोरी जो है उसका एक जो सीन है उसमें नंबर ऑफ शॉट्स में 3-4 में वो सीन खत्म हो रहा है और दूसरा जो सीन है वो शॉट्स में ज्यादा है, तो इसका तो कोई इम्प्रेशन नहीं ना कि मैंने ऐसा भी तो देखा है कई शॉर्ट फिल्म में एक जगह पे काफी ज्यादा सीन्स होते हैं और एक जगह पे थोड़ा सा शॉर्ट्स लगते हैं, तो कोई लिमिटेशंस ऑफ शॉर्ट्स तो नहीं है ना? एक सीन एक्सटेंडेड भी हो सकता है और दूसरा सीन छोटा भी हो सकता देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा, वो दोनों की वो एक जैसी तो होनी लेंथ जरूरी नहीं होती, तो उनकी लेंथ में तो फर्क हो सकता है किसी भी वक्त। है। हाँ, ठीक है, हो सकता तो बेसिकली वो जो है उनमें जो है ना, मैं आपको फॉर इंस्टेंस आपको एक चीज दिखाती हूँ ताकि आपको वो बात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए कि आप अगर मुख्तलिफ सीन्स के बीच में कटिंग करके अगर उसका स्टोरी बोर्ड बिल्डअप कर रहे हैं ना, तो वो किस तरीके से आप उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस आप ये देख रहे होंगे, मैं आपको वैसे सजेस्ट करूंगी कि आप इसको देखिएगा एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि जब आप मिसाल के तौर पे जब स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उस वक्त भी एडिटर को जहन में रखें। जब आप शूटिंग करने जा रहे हैं तब भी आप एडिटर के दिमाग से सोचें। ठीक है, और फिर जब आपको स्टोरी बोर्ड प्लान करना है तो तब भी आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे और खासतौर पे फिर वहां पे जाके एडिटिंग पे जाके ये चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राइट, यहाँ पे आपको कुछ चीजें लिखी नजर आ रही होंगी जिसमें आप देख रहे हैं कि मीट्रिक, रिदमिक, टोनल, ओवरटोनल और इंटेलेक्चुअल। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ को आपको मैं ये एक छोटा सा एडिटिंग सीक्वेंस दिखाऊंगी
मुझे ये बताइए कि आपको आवाज समेत दिखाऊं कि आवाज के बगैर दिखाऊं? आवाज समेत में। पहले आप आवाज समेत देख लें और फिर आप जरा थोड़ा सा इसको स्टोरी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। Not all editing is true montage with a capital M. Today we're going to talk about Russian filmmaker and theorist Sergei Eisenstein and his famous methods of montage. Since the word montage has come, आपने देखा कि वो जो अभी बात हो रही थी ये एक ही सीन है। पहले आपने देखा कि वो दो फेसेस आपको नजर आ रहे थे, दो कैरेक्टर्स, और दो कैरेक्टर्स से वो सिर्फ सिंगल फेस पे आ गया। तो जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मल्टीपल फ्रेम्स डालें, ठीक है, आप ज्यादा सीन सोच रहे हैं, लेकिन मल्टीपल फ्रेम्स तो सोच सकते हैं ना। जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट में आपको ये दो नजर आए, पीछे क्राउड भी नजर आ रहा है, और फिर एकदम क्लोजअप पे चले गए। और आप देख रहे हैं कि क्लोजअप जो है वो नीचे कैमरा नीचे है। एक्चुअली थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ था कि कैमरा नीचे है। ये देखें यहाँ पे, ये आप बिल्कुल फ्रंट से हैं और फिर ये एकदम नीचे, तो और नीचे से ही फिर उसको वो ले रहे हैं। तो मैंने आपसे सिंपली ये कहा था कि आप उसको जस्ट थिंक अबाउट इट कि कैमरे का एंगल चेंज करके आप मजीद फ्रेम उसके अंदर डालें। तो ये चीज जो है, और इसमें भी कुछ चीजें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि उस फेस के बाद ये आप देख रहे हैं कि फौरन ही montage contains editing. Not all editing is true montage with a capital M. If the cut अब आप इसको फॉर इंस्टेंस देखें कि ये आपको कार का जो पहिया आपको इस वक्त दिखा रहा है, इसको यहाँ से देखिए, ठीक है। और उसके बाद उसने गाड़ी को 3 डिफरेंट शॉट्स चेंज हो चुके अभी तक। पहले उसने व्हील दिखाया, फिर उसने गाड़ी को पीछे से दिखाया, फिर उसने गाड़ी को आगे से दिखाया, और अभी भी इट इज फॉलिंग डाउन। और जब दिखाया तो अगले चौथे नंबर पे आपको ये एक आदमी भी नजर आ गया, राइट। तो जो ये आदमी एकदम आ गया, उसमें वो आपका एक्शन तो बिल्डअप हो रहा था ना, ठीक है। सो बेसिकली जब मैंने आपसे कहा कि आप डिफरेंस पे सोचें कि आप एक ही सीन के अंदर डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका मकसद ये था कि आप जो है वो डिफरेंस के थ्रू नंबर ऑफ, अगर आपकी सिर्फ कार चेजिंग और प्लाजा वाला सीन है जिसमें लड़की के प्लाजा में रह जाती है, तो सपोज कि आपका पहला सीन जो था कि वो लड़का और लड़की जो हैं वो शॉपिंग प्लाजा में एंटर हुए, दूसरे में वो लड़का टॉयलेट की साइड पे चला गया, तीसरे में कार चेजिंग हो गई, चौथे में आप इंटरकट कर रहे हैं, राइट। फिर 5वें में वो वापस आ गया प्लाजा में। तो बज़ाहिर आपको ये 5 सीन्स ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें आप इंटरकट के थ्रू, आप उसमें इंटरकट के थ्रू सीन्स का नंबर इंक्रीज करेंगे ना। जब मैंने आपसे कहा कि कार चेजिंग और लड़की जो प्लाजा में है उसके बीच में इंटरकट करें, अभी आप कार चेजिंग दिखा रहे हैं, अब लड़की प्लाजा में दिखा रहे हैं, वापस कार चेजिंग दिखा रहे हैं, फिर वापस उसमें लड़की दिखा रहे हैं। तो कार चेजिंग के शॉट को भी तो आप लॉन्ग शॉट, मिड शॉट कर सकते हैं कि कार चेजिंग में गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कार चेजिंग में आपको गाड़ियां दूर से नजर आ रही हैं या नजदीक से नजर आ रही हैं। तो उसके थ्रू आप 20 फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। अब आपको ये मैं एक सामने जो आपको नजर आ रहा होगा कि ये 2 शॉट्स हैं। अगर आप इस आदमी का क्लोजअप दिखा रहे हैं तो साथ में आप इंसर्शन दिखा सकते हैं। आप ये देखें कि इसके क्लोजअप के बाद अगर आपको ये दूसरा फ्रेम जो है वो ये वाला नजर आए, कैन यू टेल मी कि इस वक्त इन 2 फ्रेम्स के थ्रू आपको क्या बात समझ में आई? आपने एक फ्रेम दिखाया स्टोरी बोर्ड में इस आदमी का फेस, और दूसरा फ्रेम दिखाया आपने ये प्लेट, तो इससे आपने क्या बिल्डअप किया? क्या मतलब समझ में आया बिलाल? कोशिश करें, कोई भी कोशिश करे कि अगर सूप पी रहा है, अच्छा, उसको भूख लग रही है और एग्जैक्टली और उसको दिखा रहे हैं। ओके, आपका नाम क्या नाम है? माहम और मोहम्मद अली। तो मैं आपसे ये बात इस वजह से कही थी कि अगर इफ यू ट्राई लुकिंग एट इट, कि ये आदमी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सूप का जो प्याला है उसकी वजह से आपको ये बात समझ में आई कि इस आदमी को भूख लग रही है। तो आपने देखें उसने लिखा है मैन प्लस सूप हंगर। तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि आपकी स्टोरी बिल्डअप हो रही है। अब अगले फ्रेम में देखें कि क्या हुआ, ठीक है। अब
ये मैंने इसको प्ले किया। अब आप देखें कि मैन वही आदमी है, राइट साइड पे इमेज चेंज हो गई। क्या समझ में आया? कि वो जो मेन प्लस कॉफी उसे ग्रीफ हो रहा है वो कॉफी जाहिर है, याद करके। जाहिर है अगर आपने सूप के प्याले से ये अंदाजा लगाया था कि वो भूखा है, तो मीनिंग मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि जब आप दो फ्रेम साथ साथ रखेंगे तो उसमें आपका एक्शन बिल्डअप होगा, और न सिर्फ ये कि एक्शन बिल्डअप होगा बल्कि उन दो फ्रेम्स जो आप स्टोरी बोर्ड में डाल रहे हैं उसकी वजह से आपका मीनिंग चेंज होता रहेगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इन्हीं में से एक वीडियो यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है जिसमें गॉड फादर के सीन्स हैं, जिसमें गॉड फादर जो है वो खुद तो चर्च में बैठा हुआ है, किसी बच्चे की, वो जो बैप्टाइज करते हैं ना क्रिश्चियंस, तो वो बच्चे का बैप्टाइज करवा रहा है, लेकिन उसी दौरान वो मुख्तलिफ जगहों पे 5-6 डिफरेंट मर्डर्स भी करवा रहा होता है, लेकिन खुद तो वो चर्च में प्रेजेंट होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है उसमें गॉड फादर हिमसेल्फ चर्च में बैठा रहता है, लेकिन उसके बंदे जो हैं वो 6-7 मुख्तलिफ जगहों पे जाके कुछ लोगों को मर्डर कर देते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उस किस्म की सिचुएशन में एक सीन को मल्टीपल अदर सीन्स के साथ कट किया, जिसमें एक आदमी जो है वो बैठा हुआ होता है मसाज पार्लर में, तो वो जो शूटर है वो वहां पे एंटर होता है और उसकी आंख में गोली मार देता है। दूसरा जो है वो घर के अंदर एंटर होता है और उसमें घर के अंदर भी वो मर्डर कर देते हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि बाज़ औक़ात आप पैरेलल सिचुएशन बिल्डअप करके एक्शन बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो जो गॉडफादर का मैंने आपको मेंशन किया कि अगर आप एक सीन दिखा रहे हैं जिसमें वो चर्च में बैठा हुआ है और उसको मुसलसल कट कर रहे हैं 4-5 डिफरेंट मर्डर से, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन शायद 5 ही हैं, राइट? 5 मर्डर्स एंड 1 चर्च सीन। चर्च का जो सीन है वो तो बड़ा पीसफुल है क्योंकि वो बच्चे को बैप्टाइज करवा रहा है, प्रीस्ट जो है वो बच्चे के ऊपर दुआ कर रहा है, बच्चा पैदा हुआ है नया, उसका नाम रखेंगे। लेकिन उसको मर्डर के साथ जैसे ही उन्होंने उसको इंटरकट किया तो आप ये देख सकते हैं ना कि एक अच्छे अमल को 5 हॉरिफिक चीजों के साथ साइमल्टेनियसली कट किया, तो जिसकी वजह से वो आपका जो है वो स्टोरी बोर्ड जो एलिमेंट है वहां पे या सीन को कंसीव करने का एलिमेंट वो बहुत पावरफुल हो गया। और आपको जो मैं कह रही थी कि एक ही जगह पे जैसे ये वाला फेस है और उसके साथ फेस वही है, कॉफिन आ गया, मीनिंग बदल गया, ठीक है। यहाँ पे एक और भी है, इनफैक्ट अब देखें, अब आप बताएंगी कि एक दफा फिर मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कि सेकंड फ्रेम चेंज होने से मीनिंग फिर चेंज हो गया। यस मैम। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको यही कह रही थी कि अभी जो फर्दर चीजें आपको सोचने की हैं वो ये है कि आप कहाँ पे सेम चीज दिखा के फायदा उठाएंगे और कहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट चीज दिखा के फायदा उठाएंगे। मिसाल के तौर पे कंप्लीट साइलेंस से जब आप कट करेंगे शोर पे, चाहे वो शोर समंदर का हो या वो शोर किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट का हो, तो कंप्लीट साइलेंस को जब भी आप कट करेंगे शोर के साथ तो वो आपका एक इंटरेस्टिंग किस्म का स्टोरी बोर्ड बनेगा। तो आप उसको सिमिलैरिटी से भी कट कर सकते हैं और फ्रॉम नॉइज टू नॉइज भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे फ्रॉम पीसफुल थिंग टू नाइस थिंग, तो वो मीनिंग जो है वो बहुत स्ट्रांगली चेंज हो जाएगा। तो जो भी आप स्टोरी और स्टोरी बोर्ड्स, अब देखिए इस आदमी का जो फेस है वो क्लोजअप में है, लेकिन इसके साथ बाकी जो तीनों आए, जैसे ये लड़की है ये क्लोजअप में नहीं है, सोफे पे लेटी हुई है, और इसका तो स्टैंडिंग सा एक पोस्चर है, ठीक है। ये स्टैंडिंग सा पोस्चर जो है या क्लोजअप बिल्कुल फ्रंटल, बिल्कुल फ्रंट से है, देखें प्रोफाइल भी नहीं है कि आप उसको साइड से फेस देख रहे हो, नाक देख रहे हो। इसके फेस के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आई, एक सिंपल सा सीरियस जो आप उसको थोड़ा सा कह सकते हैं एक्सप्रेशन, उसी सीरियस एक्सप्रेशन में आपको इसने 3 डिफरेंट मीनिंग्स चेंज होते दिखाए, ठीक है। इस जगह पे मीनिंग चेंज हुआ, ये मीनिंग इसके क्लोजअप का और लड़की का जो शॉट है वो भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन लॉन्ग शॉट है जो कॉफिन में डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इस वजह से मैं आपसे ये कही थी कि जब आप 2 डिफरेंट फ्रेम साइड बाय साइड रख रहे हैं तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आपका कौन सा फ्रेम जो है वो क्लोजअप दिखा रहा है, कौन सा फ्रेम जो है वो लॉन्ग शॉट दिखा रहा है,
और कौन सा फ्रेम जो है, अब ये जितना ये लड़की वाला जो दूसरी लड़की जो सोफे पे लेटी हुई थी वो भी एंगुलर था शॉट ना, एंगल पे था। इसी तरह ये कॉफिन का भी एंगल पे ही शॉट लिया हुआ है थोड़ा सा। और ये जो कैरेक्टर आपके लेफ्ट साइड पे है इसका सिर्फ फ्रंट से क्लोजअप लिया हुआ है। तो आई थिंक कि जो आपके शॉट्स में वैरायटी होगी कि आप किस तरह से एक वैरायटी को कंसीव कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज होगी। ठीक है, तो अब सिर्फ बेसिकली यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज, वैसे यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं, मोन्टाज। मोन्टाज का एक्चुअली आपको स्टोरी बोर्ड में बराह रास्त जरूरत नहीं है, बट यू विल अंडरस्टैंड कि मोन्टाज का मतलब ये होता है कि जब आप चीजों को आपस में इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे हैं, मोन्टाज क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर मीनिंग किस तरह बिल्डअप होता है। जिस तरह हम पाकिस्तान में मोन्टाज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसका तो सिंपली लोग ये मतलब निकालते हैं कि जी कोई अपनी 1 घंटे के प्ले में से आपने डिफरेंट शॉट्स निकाल के शुरू में एक मोन्टाज डाल दिया। यहाँ पे जो ओरिजिनल मीनिंग है मोन्टाज का, वो सिर्फ ये था कि जब दो शॉट साइड बाय साइड आते हैं तो उन दोनों को मिला के उसका जॉइंट मीनिंग क्या क्रिएट होता है, जो कि यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, जिसको आपने उसने कहा कि मैन प्लस सूप। तो मैं आपसे सिर्फ कही थी कि आप एक आदमी को अगर खाना खाते हुए भी दिखा रहे हैं, आपके बहुत कम सीन्स हैं, तो दूसरा आप प्लेट के साथ या ग्लास के साथ या ग्लास हाथ में उठाए हुए करके उसके नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो आप पूरे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो कट हो रहा है बार बार, आप देख रहे हैं कि लड़की का फेस और विंडो का जो ब्लाइंड था उसमें जिस तरीके से वो कट हो रहे थे, वो तकरीबन आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये जब शुरू होता है, ये लड़की जो अपने फेस पे एक टावल से अपने, देखें ये 3-4 दफा कट हुआ टावल्स और ब्लाइंड्स के शॉट में। आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि ये एक ही साइज के थे सारे शॉट्स या छोटे बड़े थे? इसको दोबारा देखिएगा कि जो ब्लाइंड्स नजर आते हैं और जो लड़की का फेस नजर आता है, देखा आपने, ये तकरीबन एक साइज एक जैसी कटिंग थी। हालांकि ये विंडो इटसेल्फ कोई इतना इंटरेस्टिंग शॉट नहीं है, राइट, लेकिन जैसे ही इस विंडो को आप इसके साथ कट कर रहे हैं, इस लड़की के साथ या किसी और के साथ, तो वो एकदम ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब यहाँ पे जो अब आपको जो वो एक साइज के जो शॉट्स नजर आ रहे थे, वही शॉट्स अब आपको यहाँ पे दोबारा नजर आना शुरू होंगे। आप देखें कि यहाँ पे जो एक्शन है ना, ये मुख्तलिफ चीजें, हर शॉट की तकरीबन ड्यूरेशन एक जैसी है, राइट। मिसाल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि जी 3 सेकंड के लिए ब्लास्ट दिखाया, 3 सेकंड के लिए फेस दिखाया, फिर 3 सेकंड्स के लिए पैर दिखाए, या यहाँ पे जो है ये एक जैसी ड्यूरेशन के शॉट्स में आप मुसलसल कट कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली अब स्टोरी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि इसमें तो आपको ये एक नॉन स्टॉप जो सीक्वेंस चल रहा था, आपने देखा ये कोई इसने अगर आप इसमें ही काउंट कर रहे होते कि यहाँ पे कितने शॉट्स चेंज हुए हैं, जस्ट सी, ट्राई काउंटिंग के कितने शॉट्स चेंज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपने देखा कि ये गालबन, मेरा ख्याल है कि शायद मैंने सही काउंट भी नहीं किया, लेकिन वो चंद सेकंड्स के अंदर उसने 14-15 फ्रेम्स चेंज कर दिए। यू कैन अंडरस्टैंड कि जिसने भी ये वाला स्टोरी बोर्ड कंसीव किया था कि इस इतनी सी जगह पे मैंने 15 वो डालने हैं। सो ये काम तो एक्चुअली एडिटर ने किया ना, ये काम एक्चुअली उसने शायद स्टोरी बोर्डिंग स्टेज पे शायद उसने इतनी डिटेल में कंसीव भी ना किया हो, राइट। लेकिन उसने फुट स्टेप्स और बॉम्ब फेंकने वाला और फिर लोगों का भागना, उसको उसने 15 शॉट्स, इसका मतलब है कि उसने चंद सेकंड्स के अंदर 15 डिफरेंट फ्रेम्स डाल दिए। अच्छा, इसके अंदर जो आगे स्टार्ट हो रहा है वो भी, उसको जरा ट्राई काउंटिंग इट फ्रॉम हियर के कितने फ्रेम्स आ रहे हैं। यहां से 1 2, देखिए इतनी सी देर में 2 चेंज हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो यहाँ पे भी इतनी छोटी सी जगह में, और ये जो इस वक्त जो मुख्तलिफ फ्रेम्स में इंटरकटिंग कर रही है, यू कैन प्रोबेबली इमेजिन, किसी ने काउंट किया कि ये जो चंद सेकंड्स थे इसमें उसने कितने फ्रेम्स चेंज किए थे? 8-10 8-9 तो चेंज किए हुए हैं। हाँ बिलाल, वो 8-10 से ज्यादा थे,
और वो सारी मैम 11 थे। आर यू श्योर कि 11 थे? मेरा मेरा ख्याल है कि 11 से ज्यादा है। यस। सो अगर आपको वो 11 लगे तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 1, लेट्स ट्राई अगेन। 1 2 2 यहाँ पे ही हो गए, 3 4 5 6 7 ये बहुत ज्यादा है, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गिनना कि ये कितने डिफरेंट शॉट्स हैं। और फिर उसने उसको काटा और फिर वो ब्लड भी। सो इसमें जो आप लोगों से जो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके इस बात से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट कि कितने नंबर ऑफ सीन्स हैं, ये चीज है कि आप उसके अंदर ब्यूटी जो है वो कितनी जगहों से कटिंग के थ्रू लेके आएंगे, राइट। फॉर इंस्टेंस आपकी क्लास में जिसने सबसे पहले स्टोरी सुनाई थी कार चेजिंग वाली, किसने सुनाई थी? वो जो लड़की जो काउंट करती है नंबर 25, मर्डर कर देती है ना, सड़क पे लिफ्ट लेती है। किसकी स्टोरी थी वो? निम्रा की थी। निम्रा हाँ, की। तो वो जो निम्रा की स्टोरी थी, यू कैन अंडरस्टैंड कि निम्रा की स्टोरी में सीन्स बहुत ज्यादा नहीं थे। उसने सिंपली इतना कहा कि जी एक लड़का सड़क पे ड्राइव कर रहा है, एक लड़की उससे लिफ्ट मांगती है, उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाती है। सो बज़ाहिर वो ये लग रहा है कि शायद वो एक ही सीन है जो नॉन स्टॉप डेवलप हो रहा है, या शायद अगर वो घर से निकला है तो आप ज्यादा से ज्यादा एक सीन वहां पे और डाल लेंगे। तो निम्रा की स्टोरी में सीन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसके अंदर शॉर्ट्स की गुंजाइश थी, क्योंकि सीन्स उस सूरत में ऐड होते अगर निम्रा को कोई और बीच में कहीं पे वो रुकते या कुछ और चीजें साथ में डेवलप हो रही होती, उसमें बहुत कम सीन्स थे। लेकिन उसके बावजूद उसमें इतनी गुंजाइश थी कि उसके वो मुख्तलिफ फ्रेम्स के हवाले से कंसीव कर सके, क्योंकि गाड़ी में बिठाना और फिर वहां से मर्डर तक जाना, राइट। तो आप उसकी जो है वो एक सीक्वेंस ही डेवलप कर रहे हैं ना बेसिकली, कि उसने उसको मर्डर कर दिया, या बीच में अगर वो उसको इंटरकट कर रही होती कि बीच में पुलिस जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वो ये न्यूज दे रहे हैं कि एक कोई मर्डर गायब हुआ है, तो अगर वो उस किस्म की किसी चीज से इंटरकट करेगी फिर उसके नंबर ऑफ सीन्स इंक्रीज होते हैं, राइट। ये जो अभी आपने देखे मुख्तलिफ शॉर्ट्स, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स थे इस सीक्वेंस के अंदर, तो यू कैन सी कि इसमें से कुछ चीजें हॉस्पिटल के अंदर हो रही हैं और कुछ चीजें जो हैं वो हॉस्पिटल से बाहर हो रही हैं। और प्रॉबली इट लुक्स लाइक कि वो जो मर्डर हो गया है बीच में, आप ये देख रहे हैं ना कि ये हॉस्पिटल, और फिर इस सूरत में उस मर्डर का डेवलप होना कि जी मर्डर भी हो गया, खासा कॉम्प्लिकेटेड है। सो ये असल में बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट सीन्स में से हैं, जो कि आइजनस्टाइन जो है वो खासा मशहूर है। बीच में आप देख सकते हैं कि ये जो मर्डर है इसके बीच में एक करेंसी वाला शॉट भी है, तो नेचुरली वो कोई और लोकेशन होगी, और ये एक क्राउड वाला, जो क्राउड किसी चीज को अप्रिसिएट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्राउड की अप्रिसिएशन जो है ये किसी और जगह पे हो रही है। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे क्राउड है बहुत ज्यादा, ये जो कि चंद सेकंड्स में आके इस औरत के फेस से बिल्कुल पहले एक क्राउड का सीन था। तो इट इज वेरी अपेरेंट कि ये जो एक सीक्वेंस यहाँ पे एडिट हुआ हुआ है, इसमें 3-4 मुख्तलिफ लोकेशंस को साइमल्टेनियसली कट किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो फिल्म का एक्शन है वो मुख्तलिफ जगहों पे साइमल्टेनियसली डेवलप कर रहा है। तो वो अगर आपके नंबर ऑफ सीन्स कम है तो थिंक अबाउट साइमल्टेनियस एक्शन। जो पैरेलल एक्शन होता है ना, वो असल में उसी वक्त नहीं हो रहा होता, वो कोई पास्ट मेमोरी रिलेटेड चीज हो सकती है, कि जिसमें वो दिखा देते हैं कि एक आदमी है, उसको अगर कोई पास्ट की कोई चीज याद आना शुरू हो रही है और उसके पास्ट का जो भी इवेंट था उसको आप प्रेजेंट के इवेंट के साथ अगर इंटरकट कर रहे हैं, कि आप अभी प्रेजेंट दिखा रहे हैं, अभी पास्ट दिखा रहे हैं, फिर प्रेजेंट दिखा रहे हैं, फिर पास्ट दिखा रहे हैं, फिर प्रेजेंट दिखा रहे हैं, पास्ट दिखा रहे हैं, तो 2 सीन्स में अगर आप बार बार इंटरकट करते रहेंगे तो वो आपका पैरेलल एक्शन कहलाएगा, क्योंकि आप उन दोनों को पैरेलल कटिंग कर रहे हैं। तो इस वाले सीक्वेंस में ये जो आपको यहाँ पे मर्डर नजर आया, आप देखें कि इनमें मोस्टली क्लोजअप है,
बहुत ज्यादा क्लोजअप का ओवर यूज है उसका, एक्सट्रीम क्लोजअप है, जो खास तौर पे जो मर्डर वाले पॉइंट्स हैं उसमें एक्सट्रीम क्लोजअप है। सिर्फ जो ऑडियंस वाला था वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्लाइटली लूज शॉट था या लॉन्ग शॉट था, राइट। ये जो ऑडियंस नजर आए, और ये क्लोजअप के थ्रू उन्होंने, के क्लोजअप के बीच में आपको दो दो ऑडियंस शॉट अभी तक मैंने देखे, और यू कैन स्टिल सी कि उस क्लोजअप की वजह से उन्होंने, और फिर ये चूंकि मर्डर था तो आप देखें कि उसके थ्रोट भी काटा और साथ में ब्लड उसके फेस पे आया, तो उससे जो सीन का इम्पैक्ट है, यू कैन सी कि जी सीन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसमें जितने भी शॉट्स आपको नजर आए थे वो एक ही साइज के थे। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि हर सीन जो है, हर शॉट जो है वो 3-3 सेकंड आ रहा था, जिसकी चूंकि ड्यूरेशन शॉट्स की एक जितनी थी, तो उसको, उसके लिए उसने खैर मीट्रिक का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ था, जो मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि मीट्रिक मोन्टाज में आप कहते हैं कि मीटर लगा हुआ है, तमाम शॉट्स की लेंथ एक जितनी है। इस केस में मुश्किल से वो 2-2 3-3 सेकंड्स की या चंद फ्रेम्स थे, और वो इतनी हाइप डेवलप हो जाती है एक्शन चेंज की वजह से कि मेरा ख्याल है कि जो हॉल में, ऑडिटोरियम में जो क्राउड है वो तो बिल्कुल बिल्कुल डर जाएगा। तो अभी ये आप यहाँ पे भी आप ये कार चेजिंग वगैरह टाइप एक एक्शन देख रहे थे, जिसको इसमें फिर क्लोजअप से कट कर लिया 2 क्लोजअप्स में। तो फिर जब आपको 2 क्लोजअप्स में आप कट कर रहे होंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसी क्लोजअप के अगेंस्ट ये पैरेलल एक्शन भी एक यहाँ पे आ गया ना। ये कुछ बड़ी मशहूर फिल्म्स हैं, ये ऑस्कर मिला था इसको, ये पल्प फिक्शन का सीन है, 1994 की फिल्म थी, राइट। तो वो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि ये कार चेजिंग और साथ में रेस्टोरेंट वाला साइमल्टेनियस एक्शन के 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसी दौरान में ये एक और ये शाइनिंग का सीन है, जिसमें, जिसको आप यही लड़की होगी मेरा ख्याल है, जिसको ये अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आ रही है, राइट। तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म की चीजों में, जैसे ही आप इसका यहाँ से, इसी का यहाँ से इंटरकट करें, इसको कट करेंगे विद दिस वन, कि ये दरवाजा अभी पुश करने लगी थी ना, जिस वक्त वो दरवाजा पुश करने लगी है तो वहां से आप इस सीन के अंदर चले गए। तो यू कैन सी के 2 इसमें, पिछले वाले में अगर मैं कही थी कि मीटर लगा हुआ है, एक साइज के सीन है तो वो मीट्रिक था, और यहाँ पे सिर्फ वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन के थ्रू आप, ये भी इस मशहूर तरीन सीन्स हैं जिसमें आप ये देख रहे हैं कि वो माँ भी बच्ची के पीछे भाग रही है, आगे लोग जो हैं वो शूटिंग भी कर रहे हैं, और कितनी सारी चीजें जो हैं वो एक ही वक्त में हो रही हैं। तो मीट्रिक में एक ही लेंथ के थे, और रिदमिक में वो एक उसने कॉन्टिन्यूटी के थ्रू एक रिदम सा क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पे अब आपको जो अगला वो आएगा, इसका ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, और वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से अब आपको वो जो टोनल इफेक्ट जो वो आपसे कह रहा है ना, कि अगर आपने एक ये फ्रेम दिखाया और इस फ्रेम में ये एक आदमी शायद जमीन पे पड़ा हुआ है, और शायद सर्दी के दौरान इसके मुंह से, आपको, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा कि सर्दी में से आपके मुंह से भाप सी निकलती है, राइट। तो आप ये देखें कि इसी को इसने फॉग के साथ कट किया है, कि आपको ये इस कैरेक्टर के जरा क्लोजर, उसमें ये देखा आपने, इसके फेस से जो मुंह से जो भाप सी निकली वो कैमरे के ऊपर थ्रो हुई, ठीक है। और इसी को इसने कट कर देगा आपके साथ, ये जो डेवलपिंग सा है कि इस क्लोजअप को जब ये फॉग के साथ इसने कट कर दिया, देखें कि ये फॉग जो है इसकी इसी जगह पे, ये आसमान पे या माउंटेन्स पे जो फॉग है। तो ये जो आपसे मैं ये कह रही थी ना कि आपको जस्ट ट्राई थिंकिंग अबाउट इट, कि जो मैं कैरेक्टर दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ, उस कैरेक्टर की एनवायरनमेंट का भी तो आप कैप्चर कर सकते हैं ना। तो वो एनवायरनमेंट में थिंक अबाउट इट, कि आप अपने मिसाल के तौर पे आपने से एक ने वो सुनाई थी कि जी वो, मैम ये मॉन्टेज का पर्पस क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब ये असल में आपको मैं थोड़ा सा वैसे इसलिए मेंशन करी थी कि जब आप, चूंकि फिल्म मेकिंग के आप सब लोग हैं ना, तो आपको शॉर्ट्स को जब आप कंसीव कर रहे हैं, मुख्तलिफ शॉर्ट्स को, तो शॉर्ट्स को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीव करें, या स्टोरी बोर्डिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि मैंने आपसे थ्रू आउट कहा कि स्क्रिप्ट लिखते हुए भी एडिटर को जहन में रखें
मैंने आपसे कहा कि स्टोरी बोर्ड बनाते हुए भी एडिटर को जहन में रखें, और जब आप कैमरे पे हैं तब भी जहन में रखें कि मैं इसको एडिट किस तरीके से करूंगा। तो तमाम चीजों का मेन पर्पस ये होता है कि आपका एक्शन बहुत पावरफुल हो, आपकी स्टोरी जो है वो इंतहाई ग्रिपिंग हो। तो ये जो इसने मुख्तलिफ मोन्टाजेस क्रिएट किए, इसके क्रिएटर का नाम असल में है आइजनस्टाइन। आप ये याद रखिएगा कि दुनिया जो है 75 ईयर्स तक जो यूएसएसआर है वो उसने दुनिया से अपने आप को क्लोज किया हुआ था, जो आपको जिसको हम कहते हैं ना कम्युनिज्म। लेकिन उसके बाद वो ब्रेक हुआ तो इतनी सारी कंट्रीज वहां पे बन गई, बॉस्निया बन गया, यू नो टू मेनी अदर कंट्रीज जो वहां पे बन गई। तो उसके बाद आप ये हुआ फ्रीडम कि आप उनके बारे में लर्न करें, राइट। तो इस वक्त मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि ये जो, क्योंकि रशियंस ने क्लोज रखा हुआ था लेकिन वो फिल्म फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से जो उनकी जो टेक्नोलॉजी थी या उनकी फिल्म मेकिंग थी वो दुनिया में आप कह सकते हैं कि शायद बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी। इतनी ज्यादा कि शायद हॉलीवुड भी सर्टेन जगहों पे इतना डेवलप नहीं था, क्योंकि ये जो मैंने आपको अभी शॉर्ट्स दिखाए इनमें से काफी सारे शॉट्स 1920s के हैं, राइट। तो 1920s का मतलब ये है कि 100 साल पहले भी रशियंस इतना एडवांस्ड काम कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये जो मोन्टाज बनाया, ये उसकी आइजनस्टाइन की फिल्म्स के मोस्ट पावरफुल शॉट्स थे, जो आप अभी फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे थे ना कि वो जो बच्चे वाला था ये इस औरत का, और यहाँ पे उसका वो बच्चे का वो स्ट्रोलर नीचे गिरता भी जा रहा था। तो ये ओडिशा मैसेकर जो है ये मशहूर तरीन दुनिया का, आज भी इस एडिटिंग सीक्वेंस को दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिसिएट किया जाता है, क्योंकि आपने एक तो ये देखा कि यहाँ पे पीछे भगदड़ भी मची हुई है, आदमी यहाँ भी गिरे हुए हैं, और फिर वो औरत जो है सीढ़ियों पे गिरी, बच्चे की माँ, साथ ही उसका ये बच्चे का स्ट्रोलर है ये सीढ़ियों पे नीचे गिरना शुरू हो गया। फिर उसने बच्चे का क्लोजअप लिया, फिर उसने, मतलब अगर आप इसको ओडिशा को अगर आप गूगल पे ही यूट्यूब पे भी सर्च करके अगर आप देख लेंगे ना, तो आप ये देखें कि उस लड़की के फेस के दौरान वो जो औरत चीखें मार रही है, और इस बच्चे के शॉट के दौरान जो सीढ़ियों से नीचे जा रहा है इस वक्त, और साथ में ये कुछ लोग जिनको फौजी शूट कर रहे थे ओडिशा स्टेप्स पे, क्योंकि यहाँ पे फौज शूटिंग कर रही थी जिसपे माँ चीखे मार रही है, कोई औरत चीखे मार रही है, और ये कुछ लोग मरे हुए यहाँ सीढ़ियों पे पड़े हुए हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसने किस तरह से ये एक्शन बिल्डअप किया। तो मोन्टाज जो है वो एक्शन को असल में बहुत मुख्तलिफ तरीकों से बिल्डअप कर रहा है। तो अगर आपके नंबर ऑफ सीन्स कम भी हैं तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैं साइमल्टेनियस एक्शन से कैसे गेन कर सकता हूँ। ये जो आपको मैं मुख्तलिफ सीक्वेंसेस दिखा रही थी वो आपको सिंपली ये बता रहा है कि साइमल्टेनियस क्या है, पैरेलल क्या है। पैरेलल मैंने कहा कि आप पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, वो जो लड़की छुरी लेके भाग रही थी जब वो दरवाजे से गुजरती है तो उसके एकदम दूसरा जो शॉट आपको नजर आ रहा है वो एक छोटी बच्ची का था जो उसी की तरह भागती जा रही थी। तो वो चूंकि दो मुख्तलिफ जमानों में हुआ, व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड। अगर आपके सीन सिर्फ 2 सीन्स भी हैं तो यू कैन इंटरकट, ठीक है। तो आप स्टोरी बोर्डिंग में बस आप इंटरकटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लें कि मैं अपने स्टोरी बोर्ड में एक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग करूंगा, कैसे पावरफुल करूंगा, क्या करूंगा। तो मिसाल के तौर पे आपकी स्टोरी में, क्योंकि आपके कैरेक्टर का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है मुसलसल, अभी भी आप उसी पे काम कर रहे हैं ना, आप तस्वीरें खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यस मैम। नहीं, मैं स्केच करूंगा मैम। आप स्केच करेंगे? आप चाहें तो स्केचिंग में हेल्प ले सकते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर आप खुद कर लेंगे तब भी ठीक है, आप उसको तस्वीरें ले लेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो सिंपली आप उसको एक्शन को कंसीव करें और उसके बारे में सोचें कि मैं इस एक्शन को जो मैं बना रहा हूँ उसको मैं कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा। सो सिंपली आई वुड से कि आप अपने कम सीन्स में ज्यादा इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो वो बस आपने एक 20 फ्रेम्स की मैंने आपको लिमिट दी थी, तो आपको 20 फ्रेम्स डाल के उसको पूरा कर लें। जी ठीक है जी मैम। मैम, डू यू थिंक कि मेरे सीन्स कम है मेरी स्टोरी में? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि आपके सीन्स कम है, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन मुसलसल चेंज हो रहा है। और फिर मैंने आपसे अभी कहा कि आप एनवायरनमेंट को पिक कर सकते हैं, ठीक है।
मिसाल के तौर पे अगर आपका कैरेक्टर जो है जब वो लाफिंग मोड में है, जब वो सीरियस है, या जब वो रो रहा है, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस आप दिखा रहे हैं ना, तो ये भी तो हो सकता है कि खिड़की के पीछे से कोई गुजर रहा हो। तो अगर खिड़की के पीछे से कोई गुजर रहा होगा तो वो उस वक्त उसकी अटेंशन एक सेकंड के लिए डाइवर्ट भी हो सकती है ना। और यू कैन डिसाइड कि फिर खिड़की पे से अगर शेडो सा गुजर जाता है तो आप उसको किस तरीके से कट करेंगे। तो बेसिकली आपसे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक ये कि आप अपने स्टोरी बोर्ड में एनवायरनमेंट ऐड करें, एनवायरनमेंट ऑफ योर कैरेक्टर्स, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो है थे हम कैरेक्टर्स के फेसेस और कैरेक्टर के एक्शंस और क्लोजअप्स और लॉन्ग शॉट और वाइड शॉट पे बात कर रहे थे कि हम वैरायटी जो है वो क्रिएट करेंगे इस तरीके से। अब मैं आपसे फर्दर ये कह रही हूँ कि आप उसमें सोचें कि कुछ चीजें अगर आपने स्टोरी लिखते वक्त नहीं सोची थी सपोज, तो आप उसको अपने मुसलसल जब तक आपकी फिल्म फुल्ली एडिट नहीं हो जाती तो आप उस वक्त तक शूट भी नहीं हो जाती, तो आप उस वक्त तक उसको डेवलप कर सकते हैं। तो बस इम्पॉर्टेंट चीजें यही थी कि यू थिंक अबाउट इट। राइटिंग के स्टेज पे भी सोचें, स्टोरी बोर्डिंग के स्टेज पे सोचें, हर स्टेज पे सोचें कि मैं अपने स्टोरी बोर्ड में पैरेलल एक्शन या साइमल्टेनियस एक्शन को किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। सो सजेशन मेरी यही है कि थिंक अबाउट पैरेलल एक्शन, थिंक अबाउट साइमल्टेनियस एक्शन, थिंक अबाउट कि मैं उसमें सिंबॉलिक टच कैसा दूंगा। सिंबॉलिक टच का मतलब यही है जो मैंने आपसे कहा कि अगर वो एक कैरेक्टर किसी के घर के बाहर बैठा हुआ है और दूसरा कैरेक्टर अपने घर की खिड़की से झांक रहा है, तो खिड़की के शीशे के ऊपर से अगर लाइट टच करके गुजरी और फिर आपने उस लाइट को कैप्चर कर लिया तो वो आपका सिंबॉलिक एक्शन है। एनवायरनमेंट आप किस तरीके से कैप्चर करेंगे, तो आप उसको खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि शूटिंग या स्टोरी बोर्डिंग के दौरान आप उसको इन तमाम एंगल्स से सोचें कि आपको साइमल्टेनियस की ज़रूरत है या आपको पैरेलल की ज़रूरत है। अगर नहीं, आपकी स्टोरी में पैरेलल एक्शन नहीं फिट करता तो आप उसको ना करें फिट, बट थिंक अबाउट इट कि हाउ यू वुड मेक इट इंटरेस्टिंग। और काफ़ी सारे जो हैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जिसमें आपको क्लोजअप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म्स वगैरह देखा करें। कुछ पुरानी फिल्म्स हैं जो कि अपने कैमरा वर्क के लिए बहुत मशहूर हैं। मिसाल के तौर पे एक ब्लैक ह्यूमर पे बेस्ड फिल्म है। ब्लैक ह्यूमर इसलिए कह रही हूँ कि वो बेसिकली उस फिल्म में कैरेक्टर्स बहुत थोड़े हैं, लेकिन वो हॉलीवुड की मशहूर तरीन फिल्म्स में से एक फिल्म है। थोड़े कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि दो प्रोफेसर्स होते हैं, एक मियाँ बीवी। मैम मूवी का क्या नाम है? उसका नाम है वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। तो उसमें एक प्रोफेसर है, उसकी बीवी जो है वो मैरिलिन मनरो, और वो दूसरे प्रोफेसर को इनवाइट करता है जो कि यंग प्रोफेसर है, ये जरा ओल्डर प्रोफेसर है। तो कैरेक्टर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरी फिल्म में शायद कैरेक्टर 4 ही हैं, और वो पूरी फिल्म एक कमरे के अंदर शूट हुई हुई है मोस्टली। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत दूसरे कमरे को भी दिखाते हैं, लेकिन मोस्टली एक छोटे कमरे में शूट हुई हुई है। तो वो इंतहाई खूबसूरत शूट हुई हुई है इतनी किसी लोकेशन के बावजूद। उसकी मैं इस वजह से कह रही हूँ कि वो सारा वक्त अपने बेटे के बारे में बात करते रहते हैं, और फिल्म के आखिरी सीन में उसका हस्बैंड जो है वो इतना अनॉयड होता है कि वो उसको कहता है कि मैं तुम जो है, तो वो बेटे की बात करती रहती है ना कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो वो इतना अनॉय हो चुका होता है उसके मुख्तलिफ बातों से कि वो कहता है कि आई एम गोइंग टू एंड इट ऑल। और फिर फोन की घंटी बजती है, वो फोन उठाता है, तो उनको फोन सुनते हुए वो अपनी बीवी की तरफ देख के कहता है कि जी हमारा बेटा ग्रेजुएशन से वापस आ रहा था, वो कार एक्सीडेंट में मर गया, राइट। तो उससे पहले वो कॉन्वर्सेशन में अपनी बीवी को थ्रेट कर चुका होता है ना कि आई विल एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली वर्जीनिया वुल्फ के बिल्कुल एंड पे जाके पता चलता है कि इनका तो बेटा ही नहीं था, ये इनके इमेजिनरी क्रिएशन थी, क्योंकि ये इनके बच्चे नहीं थे। तो वो पूरी फिल्म में 90 मिनट्स या 100 मिनट्स वो अपने बेटे की बात करते रहते हैं। और वो जो दूसरा प्रोफेसर है वो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है
तो उसको भी काफी एक एग्जेजरेटेड सी सिचुएशन है। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रही थी कि आप उसको यूट्यूब पे बस अब आपने सिर्फ यही एक फोकस करना है कि कुछ बहुत मशहूर सी चीजें हैं, जैसे अगर मैं यहाँ वर्जीनिया वुल्फ लिखती हूँ तो आप मुख्तलिफ जगहों पे फ्रेम्स देखने की कोशिश करें, ठीक है। सो उसके अलावा एक ये आपको हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ ये नीचे लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें ये तमाम कैरेक्टर्स भी नजर आ रहे हैं, जो कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये बज़ाहिर आप देखें ना कि ये है आपकी। अब एक क्लोजअप और फिर ये वहां पे ये सॉरी ये ट्रेलर था इसलिए आपको इसके मुख्तलिफ शॉट्स नजर आ रहे हैं। सो बेसिकली जस्ट ट्राई सीइंग के ये दोनों मियाँ बीवी हैं जो बेटे की बात करते रहते हैं, राइट। और एंड पे आपको पता चलता है कि इनका तो बेटा ही नहीं था, और हस्बैंड जो है वो जो उसका दोस्त होता है जो इसके घर डिनर पे आए हुए हैं, वो उनको कहता है कि जी उसको सारा वक्त बेटे की कहानी सुनाते रहते हैं। एक और जो है ये देख रहे हैं, ये जो मैं आपसे कह रही थी कि ये एक छोटा सा रूम है, यू कैन सी कि ये कितनी छोटी जगह पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे ये पीछे एक टेबल पड़ी हुई है, तो ये इस वक्त ये चारों यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको फ्रंट से नजर आ रहा है, फिर ये पीछे जाके इस टेबल के पीछे बैठ जाएगा तो उस वक्त कैमरा यहाँ साइड पे आ जाएगा और 3 कैरेक्टर को सामने से और चौथे को यहाँ से ले लेगा। तो नॉर्मली इस किस्म के जब शॉट्स आप बना रहे होते हैं स्टोरी बोर्ड में तो वो काफी लोग बोरिंग किस्म के शॉट्स बनाते हैं, क्योंकि बस चारों लोगों से कहेंगे कि जी आप इस तरह के खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं आपने घर में एक तस्वीर लेनी है, तो आप कहेंगे कि जी सब लोग जो हैं वो कैमरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। अब यहाँ पे 4 लोग हैं जो कि चारों के चारों कैमरे की तरफ मुंह करके नहीं बैठे हुए। ये मैरिलिन मनरो का आपको एक प्रोफाइल नजर आ रहा है और इस प्रोफाइल में इसकी आंख खासी कम है, उसने अपनी चिन भी पकड़ी हुई है, ठीक है। एक हाथ से चिन पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ को ये आप आम पे यहाँ दिखा रहे हैं। फिर ये जो जूनियर प्रोफेसर है ही इज लुकिंग डाउन। इस जूनियर प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड थोड़ी सी हिस्टेरिक सी है, शी इज लुकिंग टुवर्ड्स मैरिलिन मनरो। और फिर ये जो सीनियर प्रोफेसर है वो यहाँ पे खड़ा है। तो बेसिकली आपने सारों को कैमरे की तरफ मूव करवाने के बजाय आपने ये देखना है कि जी मेरा शॉट कैसे इंटरेस्टिंग होगा, राइट। तो आपसे मैं यही कही थी कि ये कुछ बड़े फेमस क्लासिक्स हैं, बहुत पावरफुल क्लासिक्स हैं। इनको आप लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और जस्ट ट्राई सीइंग कि ये दोनों जो हैं मियाँ बीवी, इन्होंने गेस्ट्स को बुलाया खाने पे और वो खाने पे ही 1 नाइट में तमाम एक ही इवनिंग में ये पूरी फिल्म शूट हुई हुई है कि आप उसमें ज्यादा टाइम चेंज भी नहीं दिखा रहे। तो इतनी छोटी से एक छोटे से इवेंट के साथ कि आप किसी को डिनर पे बुलाया है और उस पर आपने 90 मिनट की फिल्म बना दी, और आखिर में और अच्छा खासा एक्शन है इसके बीच में, क्योंकि ये जो सीनियर प्रोफेसर है वो एक जगह पे ही इज फीलिंग सो एग्रेसिव कि उसको लगता है कि वो आके इसको अपनी बीवी को मार ही दे, राइट। तो उसको फिर यहाँ पे वो जब वो उसको कह रहा होता है कि जी मैं कहानी खत्म कर दूंगा, उसको मार दूंगा, तो शी इज एक्चुअली स्क्रीमिंग। और यू कैन सी कि ये इन्होंने जो इवनिंग इकट्ठा गुजारी, दे आर एंजॉयिंग एंड दे आर अपसेट साइमल्टेनियसली। तो ये जो गर्लफ्रेंड है दूसरे की, तो क्लोजअप से कितना फायदा उठाया, और फिर ये एंटर हुआ इस कमरे में और ये दिखा रहे हैं, ये शायद गन लेके आ गया था इस स्टेज पे ना, उसी कमरे के अंदर। तो और ये आपने एक वो 360 पे घूमता हुआ भी दिखा दिया, एक उसने किताब उठाई या पिक्चर उठाई उसको भी दिखा दिया। तो ये बेसिकली एक नॉवल पे बेस्ड थी फिल्म, और ये फिल्म भी खासी मशहूर थी। अब मैं आपको पाकिस्तानी जो फिल्म मेकर है या पाकिस्तानी टीवी है उसमें आप देख रहे होंगे कि वो उसमें शॉट्स कोई इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते। अब ये आपके सामने मैंने एक शॉट इसके एक प्रोडक्शन और खोली है, जरा देखिएगा कि इसके शॉट्स जो हैं वो किस तरीके का है, राइट। एक इन्होंने ये आपको एक वाइट शॉट दिया जो कि ब्लीक हाउस
इसका ये डिकन्स का एक नॉवल था, उसके ऊपर बीबीसी ने एक टीवी सीरीज बनाई। आपको याद है ना कि मैंने आपको अडेप्टेशन अलाउ की थी फाइनल के लिए, राइट? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये टीवी सीरीज में इवन ये जो शॉट है, ये लेफ्ट साइड पे दरख्त का जो आपका तना है उसने अच्छा खासा फ्रेम ले लिया, वरना आप ये कह सकते थे कि जी तने से हट जाओ, मुझे बिल्डिंग देखनी है, राइट? लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इस कॉम्पोजिशन में ये जो तना लेफ्ट साइड पे है, इसने आपके फ्रेम का कम से कम 1/5 से थोड़ा कम और 1/6 से थोड़ी सी ज्यादा जगह इसने ले ली। और उसके बाद ये राइट पे भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पार्ट ट्रीज को दे दिया और बीच में से बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर ये आपको थोड़ी सी ये जो सनलाइट इसके ऊपर देख रहे हैं कि सिर्फ इतनी थोड़ी सी जगह पे है। तो ये अच्छा खासा पेंटिंग जैसा शॉट है, राइट? सो आप अपने शॉट को कितना आर्टिस्टिकली कंसीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने ये थोड़ा सा क्लोजर शॉट दे दिया उसी का कि बिल्डिंग आपने ज्यादा उसमें, और उसके फौरन बाद ये मैडम ये जो है ये लॉर्ड की बीवी है असल में ना। तो आप देखें कि वो बिल्डिंग का शॉट, बिल्डिंग के 2 शॉट से कट करके इस खिड़की के शॉट के ऊपर आ गए, जिसमें आपको इसके फेस के ऊपर और खिड़की के ऊपर पड़े ड्रॉप्स में से आपने शॉट लिया। तो ड्रॉप्स के शॉट का लंदन के फॉग से क्या ताल्लुक है, यू नो? तो उसको फिर इसमें आपको काफी ज्यादा जो है वो क्लोजअप के बजाय आप ये देख रहे हैं कि ये क्लोजअप में है, थोड़ा सा मिड है, क्योंकि उसका शोल्डर और उसका जो नेक का ये जो आपका कॉलर बोन है ये इसमें साथ में आपको नजर आ रही है। अब इसके साथ पीछे वो पीछे सोफे पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये गालबन इसका हस्बैंड भी बैठा हुआ है, ये आपको फेस नजर आ रहा है। कैन यू सी देयर इज अनदर फेस? तो इन 2 फेसेस का जो प्रोपोर्शन है, इसका प्रोपोर्शन को देखें ना, इसका इतना बड़ा फेस और दूसरा इतना छोटा सा फेस। तो आपने सिंपली इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मैं किस तरह के शॉट्स लेके आ रहा हूँ। फ्रॉम दैट पेंटिंग लाइक शॉट जिसमें दरख्त के तने ने आपके फ्रेम के कुछ हिस्से को कवर किया था, टू दिस शॉट जिसमें खिड़की के ऊपर आपको ग्लास पे बारिश के जो कतरे हैं उसके पीछे इसका फेस नजर आ रहा है, और ये बारिश गिरती हुई भी नजर आ रही है। देखिए ना पीछे हस्बैंड ने अखबार पकड़ा हुआ है, तो उसमें वो कैप्चर हो रहा है। और उसके बाद आपने इस प्रोफाइल में कट कर लिया, राइट? इस प्रोफाइल में फिर आप इस प्रोफाइल के इसके प्रोफाइल पे लाइट देखें, कानों पे कोई खास लाइट नहीं है, लेकिन पीछे जहाँ पे इस पीछे बालों के निचले हिस्से पे आपको फिर लाइट नजर आ रही है, राइट? कान पे कोई लाइट नहीं है, कान में जो ज्वेलरी है उस पे भी लाइट नहीं है। सो बेसिकली जस्ट ट्राई थिंकिंग अबाउट इट कि अभी एक फेस को फ्रंट से दिखाया और एक फेस को बिल्कुल जिसको प्रोफाइल में चले गए, आपको दूसरी आंख भी नहीं नजर आ रही, और फिर एकदम ये इसको आपने, आई थिंक ये शायद एस्थर समनसन है जो इस फिल्म के इस प्रोडक्शन का मेन कैरेक्टर है। तो शॉर्ट देखे ना कि शॉर्ट उसने उसके जो ड्रेस का जो गला जिस तरह कटा हुआ है, उसने ये कोशिश नहीं किया कि मैं थोड़ी सी ऊपर ले आऊंगा, तो वो जाहिर है फिर वो आपको जो गले की कटिंग है वो नजर नहीं आ रही होती, तो इस फ्रेम की ब्यूटी पे इम्पैक्ट आता ना। इसने कैरेक्टर को राइट साइड का तमाम दे दिया, इसमें भी पीछे एक आदमी बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है, अगर आप गौर से देखें ये यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये जो आग जल रही है। सो बेसिकली आप चाहे मतलब एनवायरनमेंट को उसने साथ में कैप्चर किया। दोबारा एक दफा फिर प्रोफाइल आ गया। अब ये प्रोडक्शन जो है ये 2003 की प्रोडक्शन है। तो अब आप ये देखें कि ये बालों का ऊपर वाला हेड का ऊपर वाला हिस्सा इस फ्रेम में कट गया है। आप देख रहे हैं कि हेड का ऊपर वाला हिस्सा कट गया, और जबकि ठुड़ी की जो लाइन है वो उसने फुली कैप्चर की, क्योंकि उसके लिए इस फ्रेम की ब्यूटी में उसके बालों का कटना, क्योंकि डार्क फ्रेम है, डार्क फ्रेम में ऊपर से हेड कट गया, जो कैमरामैन है वो बॉदर्ड नहीं है, उसको आपको यहाँ राइट पे बाकी डिटेल भी नहीं नजर आ रही, उसका ड्रेस वगैरह नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपको उसके फेस पे जो एक लाइट है, यू कैन अंडरस्टैंड कि इतने डार्क फ्रेम के अगेंस्ट जिस तरह उसने ये कैप्चर किया, वो उसकी ब्यूटी है ना। तो मैं आपको ये इस वजह से कही थी कि ये वो प्रोडक्शंस हैं जिसमें क्लोजअप जो है वो क्लोजअप से थोड़ा सा ज्यादा है,
राइट, क्योंकि इसने इसका हेड यहाँ पे काट दिया। आप जैसे जैसे फर्दर सीन्स डेवलप होते जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि बाकी दुनिया में पाकिस्तानी स्टाइल क्लोजअप का फैशन आज से 20 साल पहले खत्म हो चुका है। और वो जो मैंने आपको एक 2/3 का रूल बताया था, वो मैंने आपसे यही कहा था कि कैरेक्टर जिस डायरेक्शन में देख रहा होता है उस डायरेक्शन में आपको ज्यादा जगह चाहिए होती है। ये देखें आपके यहाँ पे कितनी ज्यादा स्पेस खाली है। ये जगह अगर आप इस कैरेक्टर को के फेस को यहाँ पे मिड की में ले आते अगर, तो ये आपका फ्रेम खराब हो जाना था, राइट। सो बेसिकली अभी जो मैं आपसे कह रही हूँ कि बाकी दुनिया में फ्रेमिंग चेंज हो चुकी है, ये फिर एक इतने बड़े क्लोजअप से आप दोबारा इस उसी कैरेक्टर पे आ गए। वो जो अभी शुरू में एक वो मैडम नजर आई थी, उसी का हस्बैंड है ये यहाँ पे। और ये ठीक है। फिर आपने दोबारा इसमें भी आपको दो कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। अगेन ये वाला कैरेक्टर अभी भी कोई अखबार पढ़ रहा है या बुक पढ़ रहा है। और फ्रेमिंग में आप देख रहे हैं कि इन दोनों के हेड्स के प्रोपोर्शन में कितना ज्यादा फर्क है। इसका इतना छोटा सा हेड है, जबकि आपके फ्रेम का जो एम्फोसिस है, खासतौर पे आपकी क्लास में जो पेंटर्स या डिजाइनर्स हैं या जो स्केचिंग करते हैं, दे वुड नो कि एम्फोसिस की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, राइट। पूरी की पूरी लाइट या लाइटिंग का एम्फोसिस इस लड़की का फेस है। हालांकि ये दूसरा कैरेक्टर भी आपके फ्रेम में मौजूद है, लेकिन ये दूसरा कैरेक्टर इतने ज्यादा फोकस में नहीं है। और वो आप देखें कि उसके हेड का प्रोपोर्शन इस लड़की के प्रोबेबली हेड्स आप इसके हेड में पेस्ट करें तो 15-20 हेड्स आ जाएंगे। स्टिल द एम्फोसिस इज हियर, राइट, कि उसने उसका ये। तो बेसिकली मैं आपसे यही कही थी। फिर ये एक और प्रोडक्शन है, ये उसी लड़की का एस्थर समनसन का एक और शॉट आ गया। तो और ये जो आपसे मैं 2/3 वाली बात कह रही थी कि 2/3 का रूल कि कैरेक्टर जिस तरफ देख रहा है उस साइड पे आप खाली स्पेस ज्यादा छोड़ते हैं। तो आपका ये कैरेक्टर इस तरफ देख रहा है, खुद ये लेफ्ट पे प्लेस्ड है और यहाँ पे आपने इसको जगह छोड़ दी, ठीक है। सो जस्ट सी कि फ्रॉम हर फेस के ये जहां देख रही है तो टू हिज फेस, और फिर ये दो कैरेक्टर्स के इसने यहाँ से पहले ये उस तरफ देखी थी तो वहां पे भी इसका फेस ठीक था क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स लेफ्टवर्ड्स देख रहे थे। तो लेफ्ट वाले कैरेक्टर ने जब इनवर्ड्स देखना शुरू किया तो उस फ्रेम की ब्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। तो अभी ये उधर देख रही है, लेफ्ट पे देख रही है। तो ये जिस तरह का फ्रेम उन्होंने बनाया है वो लेफ्ट पे देखने के लिए भी बिल्कुल ठीक है और राइट पे देखने के लिए भी बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली इस किस्म की चीजें होती हैं कि दोनों कैरेक्टर्स चूंकि लेफ्ट पे देख रहे थे तो आप फिर किस तरीके से उस सेक्शन को कंसीव कर रहे हैं। ये फिर ये कोर्ट का एक सीन आ गया। इतनी बड़ी कोर्ट है, शायद सुप्रीम कोर्ट साइज की कोर्ट है क्योंकि बेशुमार लॉयर्स आपको यहाँ पे बैठे नजर आ रहे हैं। और ये दीवार में ऊपर छत के करीब एक खिड़की बनी हुई है क्योंकि आप देखें ना कि कैरेक्टर्स जो नीचे बैठे हुए हैं वो कितने छोटे नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो शायद 100 से ज्यादा 150 लोगों की शायद बैठने की जगह होती है हॉल में। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये छोटा सा लाइट सोर्स यहाँ पे फ्रेम में कितनी ब्यूटी ऐड कर रहा है, ठीक है। सो और उसी को आपने जो मुख्तलिफ जो मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ फ्रेम्स आप इंक्रीज कर सकते हैं, इन लेस सीन्स मोर फ्रेम्स, ठीक है। तो बेसिकली आप सिर्फ इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से जरा थोड़ा सा देखें। ये देखें जो मैं आपसे कह रही थी कि हम क्लोजअप से जरा आगे चले गए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जो आपको इसके अलावा भी काफी सारी प्रोडक्शंस हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि जब वो क्लोजअप ले रहे हैं तो उसने आईब्राउ से स्टार्ट किया, फ्रॉम आईब्राउ टू हिज चिन। उसने बिल्कुल कोशिश नहीं की। पीछे भी आपको ऐसे फ्रेम्स नजर आ रहे थे जिसमें उसने सर के बाल काट दिए थे। स्टिल यू कैन नॉट से कि जी आपने बुरा फ्रेम बनाया क्योंकि आपने तो उसका सर ही काट दिया ऊपर से। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेम, ठीक है। तो बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा सोचते रहे। ये भी देखें उसका हेड ऊपर से हेड कटा हुआ है, बाल कटे हुए हैं क्योंकि उसको यही लग रहा था कि इट विल मेक अ मोर ब्यूटीफुल फ्रेम विद दिस। इसका भी सर कटा हुआ, ऊपर से बाल नहीं है, सीन में शॉर्ट में बाल नहीं है। एंड आई एम सेइंग कि ये 2003 की प्रोडक्शन है
आप किसी भी पाकिस्तानी फिल्म या किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे को देखेंगे, आपको ये वाला शॉट ही नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी कैमरामैन या फिल्म मेकर ये शॉट नहीं लेता, आज तक नहीं लेता। उसकी पूरी कोशिश होती है कि सर के बाल पूरे आना चाहिए जी, सर कट देता है तुम, ठीक है। और इसका भी हेड से आपको, ये बीबीसी की प्रोडक्शन है, सर के बाल नहीं है, क्योंकि फोकस जो है वो आंखों के एक्सप्रेशन से लेके चिन लाइन तक है, ठीक है। आपका टोटल फेस एक्सप्रेशन जो है वो आईब्राउ से चिन लाइन तक कवर हो जाता है। और फिर ये सीन आपका, ये देखें, इसके सर के बाल उसने नहीं लिए फ्रेम में, ठीक है। और स्टिल इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट। फिर उसके बाद अगर ये दो कैरेक्टर्स इस पेंटिंग को देख रहे हैं तो बैक से किसी का आप शॉट ले रहे हैं, आप कहेंगे क्या बोरिंग शॉट है, कैरेक्टर के बैक से इतनी देर दिखा रहे हैं, लेकिन जो सामने पेंटिंग थी, इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। और पीछे से शॉट लेने की जरूरत भी पड़ सकती थी ना। और फिर ये दोबारा क्लोजअप में चले गए और पीछे से चैरियट आपको मुसलसल नजर आ रही है। ये फिर शॉट देखें आप, इसका सर के बाल दोबारा कटे हुए हैं, राइट। और ये इस लड़की का देखें, सर के बाल मुसलसल कटे हुए हैं, आईब्राउ से थोड़े से ऊपर से उसने फ्रेम बनाया, उसने उसकी नेक ले ली लेकिन सर के बाल नहीं लिए, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्रेम जो है, कैमरा फ्रेम सारी दुनिया में चेंज हो चुका है, वाइल हम अभी वही ट्रेडिशनल पुराने फ्रेम्स पे चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और फिर उसने साथ में वो ड्रॉअर के अंदर चीजें डाली। ये फिर अगेन एक और शॉट आ गया, आपको सर हेड कटा हुआ नजर आ रहा है, ऊपर आईब्राउ के ऊपर बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसने लिया। सो ये बीबीसी वाले या लंदन वाले ये बेवकूफ तो नहीं है ना, दे नो के शॉट्स जो हैं वो किस तरीके से बनना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपका जो फ्रेम आप कैप्चर कर रहे हैं, इसमें भी देखें हेड, उसने सर घुमाया। जी जी बताइए, बोले। कौन बोल रहा था, क्या कहना चाह रहे थे? तो बेसिकली अगर आप कुछ नहीं भी कहना चाह रहे तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि स्टोरी बोर्डिंग स्टेज पे अच्छे फ्रेम्स के बारे में सोचें, सिर्फ वैरायटी के बारे में ना सोचें, अच्छे फ्रेम्स के बारे में सोचें। यहाँ पे देखें ये लाइट सिर्फ इस लाइन के ऊपर है जो उसकी नाक के ऊपर से गुजर रही है, या इस जगह से, राइट। पूरा इस पूरे फेस पे लाइट नहीं है। जी दानिश, जी दानिश, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आप ऐसा करें कि ये जो चैट का आपको एक नजर आ रहा है ना, यहाँ पे लिख दें आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैम उसका ना नेट स्लो है, इसलिए उसकी आवाज समझ नहीं आ रही कि क्या कहना चाहता है। हाँ हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वो पोस्ट कर दे चैट में। तो अब आपसे मैं आखिरी चीज जो थी वो यही कहना चाह रही थी कि थिंक अबाउट ब्यूटी ऑफ योर फ्रेम्स, राइट। क्योंकि ये जो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी हैं, एक तो आज से 60-70 साल पुरानी है, और एक जो है वो सिर्फ ये तकरीबन 18-20 साल पुरानी है, 2003 का है ये ब्लिक हाउस। तो मैं आपको सिर्फ ये कही थी कि पाकिस्तान में शॉर्ट्स जो हैं वो आज तक इस तरह के शॉर्ट्स नहीं बनते। हमारी कोशिश होती है कि सर के बाल पूरे होने चाहिए। आपको मैंने इतने सारे क्लोजअप्स दिखाए इस ब्लिक हाउस की प्रोडक्शन में। ये मेरा ख्याल है कि बीबीसी के टीवी सीरियल था, तो इस सीरियल में कोई 12-13 एपिसोड्स तो जरूर होंगे, शायद ज्यादा हों, ठीक है। तो बस आप सिर्फ ये देखें कि मैं जब फ्रेम सोच रहे हैं तो फ्रेम बनाते हुए या स्टोरी बोर्डिंग स्टेज पे सोचें कि लाइट कहाँ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ इतनी सी लाइट है जो आई बॉल या इस जगह पे आ रही है, या ये उसकी नोज के ऊपर से गुजर रही थी। बाकी सारी जगह पे लाइट जो है वो इतनी कोई पावरफुल नहीं है। सो जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स कि मेरे शॉट में ब्यूटी क्या होगी। मैं इन्होंने सारी जगहों पे नहीं काटे ऊपर से, लेकिन काफी सारे शॉट्स में बाल वाला, हेड का जो बालों वाला पोर्शन है वो कटा हुआ है और काफी सारों में मौजूद भी है, राइट। तो ये बस आपको मैं कुछ जरूरी चीजें जो हैं वो चाह रही थी कि आप इन चीजों के बारे में सोचें।
कि फ्रेमिंग जो है बाकी दुनिया में फ्रेमिंग में क्या। मिस ये लेक्चर आप अपलोड कर देंगी, और दूसरा ये है कि ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे जो जो 2 फिल्म्स मैंने आपको, एक तो मैंने कहा था कि साइमल्टेनियस और पैरेलल एक्शन के बारे में सोच के अपने स्टोरी बोर्ड इंप्रूव करें, मैं आपसे ये 4 लिंक्स शेयर कर देती हूँ, ठीक है। 2 प्रोडक्शंस के, बीच हाउस का मैंने आपको मेंशन किया कि उसकी फ्रेमिंग खूबसूरत है, बेहतरीन फ्रेमिंग है। एक बहुत पुरानी प्रोडक्शन वर्जीनिया वुल्फ का मैंने कहा, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया, वो इंतहाई छोटी सी जगह पे 90 मिनट की ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाना, और उसमें लाइट को और 4 कैरेक्टर्स के साथ सिर्फ एक शाम में बनाना, तो आपका ब्लैक ह्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू कैन सिंपली थिंक अबाउट दिस कि जी मैंने अपने स्टोरी बोर्ड में एक्शन को वैरायटी के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, एनवायरनमेंट के थ्रू और अपने फ्रेमिंग के थ्रू मैंने उसको कैसे पावरफुल बनाना। तो बस यही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। मिस लेक्चर भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। मैम आप काइंडली मूवीज के नाम जो है वो हमें मैं सजेस्ट आपको किया करें वहां ग्रुप। पे जो मैंने अभी आपको सजेस्ट की थी ना, 2-3 जिन पे मैं बात कर रही थी, वो जी जो है वो मैं आपसे भी शेयर कर लूंगी, ओके ठीक है। फ्रेम्स को गौर से देखा करें, किसी और मुल्क की, किसी और जगह की देख रहे हैं तो गौर से देखें, किसने बाल काटे, किसने बाल को रखा, किसने हेड का कितना हिस्सा दिखाया, तो बस उसी से आपको फायदा होगा। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, खुदा हाफिज, टेक केयर। ओके जी, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज जी।